नमो नमः बच्चों, मैं सरला सैनी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मातृ शिक्षा बाय सरला सैनी पर। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद संस्कृत की उत्पत्ति देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में किस तरीके से संस्कृत को सीखा जाता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि संस्कृत क्या है। तो संस्कृत का अर्थ अगर हम लगाएं कि संस्कृत का अर्थ क्या है, तो कहते हैं संस्कृत जो है शुद्ध, निर्मल, परिमार्जित, परिष्कृत और संस्कारित भाषा है। जो ये संस्कृत जो भाषा है ये बहुत ही शुद्ध है, निर्मल है, परिमार्जित है, परिष्कृत है और क्या कहते हैं, संस्कारित है। जो संस्कृत जो भाषा है इसे संस्कारित भाषा कहते हैं। कहते हैं कि ये इंसान के जो संस्कारों को बढ़ाती है, संस्कारों को शुद्ध करती है और इंसान के हर तरह के विकारों को दूर करती है। संस्कृत भाषा का जो उपनाम जो बताया गया, कहते हैं देववाणी और वैदिक भाषा भी इसको कहा जाता है। देववाणी क्योंकि देवताओं के द्वारा इस वाणी का सबसे पहले प्रयोग किया गया भाषा का, जिसके कारण इसे देववाणी कहा गया। और वैदिक भाषा में इसी भाषा का प्रयोग होता है, जिसके कारण इसे वैदिक भाषा भी कहा गया। तो आगे देखिए, संस्कृत बोली जाती है कहाँ कहाँ संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत बोली जाती है भारत में और नेपाल में। उसके बाद आया कि संस्कृत की जो लिपि है वो क्या है, संस्कृत को किस तरीके से एक लिपि के अंदर निर्माण किया गया, लिपि में किस तरीके से उसे ढाला गया। तो कहते हैं कि बाएं से दाईं साइड संस्कृत भाषा को लिखा गया, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में इसको लिखा गया, जिसके कारण इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया देवनागरी लिपि। उसके बाद आता है कि इससे उत्पन्न होने वाली भाषाएं कौन कौन सी है। संस्कृत भाषा से कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न है, तो उसके अंदर जैसे बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी हो गई, बंगाली हो गई, मराठी हो गई, सिंधी हो गई और क्या कहते हैं पंजाबी आदि, ऐसी अनेक भाषाएं हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुई। लेकिन हिंदी और संस्कृत में बहुत सारी ऐसी कॉमन है, व्याकरण इनका लगभग समान सा ही माना जाता है, जिसके कारण जो संस्कृत भाषा है उसको जननी कहा जाता है और हिंदी भाषा को संस्कृत की क्या कहा जाता है, बेटी के रूप में इसे कहा जाता है। कहते हैं कि जो हिंदी भाषा संस्कृत भाषा है ये हिंदी भाषा की क्या है, जननी है। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि संस्कृत की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। हम संस्कृत शब्द की क्या देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे कि किस प्रकार से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इस उत्पत्ति को जानने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले सम जो है, यहाँ पे सम उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा है। उसके बाद यहाँ पे एक आगम आया है जो क्या है, सुट आगम है। सुट आगम प्लस क्री धातु प्लस क्या, कत प्रत्यय का इसमें योग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग क्या है, सम उपसर्ग है। उसके बाद ये सुट, सुट क्या है, जो सुट जब प्रत्यय और उपसर्ग के बीच में, उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में जो लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुट आगम कहते हैं। तो यहाँ पे सुट आगम हुआ है। सुट आगम में सुट आगम जो है इसके अंदर स शेष रह जाता है, क्योंकि उ और ट की क्या लोप हो जाते हैं। उ और ट लोप हो जाने के कारण बचता क्या है, सिर्फ स बचता है। उसके बाद क्री धातु, यहाँ पे धातु क्या है, क्री धातु है, सुट आगम है और क्या, ये कत क्या है, प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। इस कत प्रत्यय के अंदर कै की क्या इत संज्ञा हो जाती है, जिसके कारण कै की इत संज्ञा होने के कारण, इत संज्ञा होने के कारण क्या शेष रह जाता है, तय शेष रह जाता है। तो अब हम जब इसका संयोजन करेंगे तो किस तरीके से संस्कृत शब्द बनेगा हम वो देखेंगे। देखिए पहले आएगा सम, सम क्या, जो ये मैं है अनुस्वार में चला जाएगा, फिर आएगा स, उसके बाद क्री और फिर क्या त। तो इस तरीके से क्या बना, संस्कृत शब्द बना। तो अब हमने देखा कि किस तरीके से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई। अब हम जानेंगे भाषा, भाषा क्या होती है।
तो एक दूसरे के साथ जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या तो इशारों के माध्यम से करते हैं या कहते हैं कि ध्वनि के माध्यम से करते हैं, एक दूसरे को बोल करके जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और एक दूसरे को जब बताते हैं वो विचार, और जब सामने वाला उन विचारों को समझने लगता है, तो एक दूसरे को भाषा के माध्यम से जब वो इस तरीके से जब वार्तालाप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा, अब हम ये देखेंगे कि जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, भाष धातु, इसके अंदर संस्कृत का भाष धातु, अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय, ये दो प्रत्ययों का इसमें यूज हुआ है। भाषा जो शब्द है, इस भाषा के शब्द भाषा शब्द के अंदर क्या है, दो प्रत्यय लगे हैं। प्रत्यय कितने लगे हैं इसके अंदर, दो प्रत्यय लगे हैं, दो प्रत्यय है इसके अंदर। कौन कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय है अच और एक प्रत्यय है टाप। तो इस प्रकार से अच और टाप प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग में इसका क्या है, रूप बनता है भाषा। तो हम पहले इसके रूप को देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या मिला, इसमें मिला भाष, संस्कृत की धातु भाष मिली, फिर इसके अंदर अच प्रत्यय और टाप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय इसके अंदर मिले। तो इधर क्या होता है, इधर अच में ये जो अच प्रत्यय है, अच प्रत्यय के ए का च का लोप हो जाता है, और इधर टाप में से क्या है, ट और प का लोप हो जाता है। तो शेष क्या रहता है, इधर ए शेष रहता है और इधर क्या आ शेष रहता है, इधर आ शेष रहता है। तो जब इनको मिलाया जाता है तो क्या बनता है, ये इधर भाष क्या है, आधा है, इसके अंदर से स्वर को हटा दिया गया है। तो अब जब हम इसमें ए स्वर को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा, भाष हो जाएगा। और जब हम इसके अंदर आ का जब मिलान करेंगे तो क्या होगा, भाषा शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। तो पहले हमने मिलाया ए और फिर हमने मिलाया क्या, आ। इस प्रकार से जब हमने ए को और आ को इसके अंदर मिलाया तो क्या शब्द बना, हमारा स्त्रीलिंग में भाषा शब्द बना। ए इसके अंदर जब मिल जाता है तो क्या बना, यहाँ पे ये अधूरा था भाष, इसके अंदर ए का संयोग जब से में किया गया तो भाष के साथ जो से था वो पूरा हुआ, उसके बाद उसके अंदर आ को मिलाया गया तो स्त्रीलिंग में ये रूप बना भाषा। जिस तरीके से हमने भाषा शब्द को पढ़ा, हमने संस्कृत शब्द को पढ़ा, उसी तरीके से अब हम पहले क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे व्याकरण शब्द को। जब भी हम किसी भी भाषा को हम क्या करते हैं, सीखते हैं, हमें उस भाषा को अगर अच्छे तरीके से उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो उस भाषा के व्याकरण को हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। तो अब हम संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा के व्याकरण को पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो देखिए, व्याकरण शब्द के अंदर दो उपसर्गों का उपयोग हुआ। यहाँ पे दो उपसर्ग प्रयोग में लिए गए। एक उपसर्ग था वी उपसर्ग और दूसरा था आंग उपसर्ग। जिस प्रकार से हमने भाषा शब्द पढ़ा था उसके अंदर हमने दो प्रत्ययों का यूज किया था, एक था अच प्रत्यय और दूसरा था टाप प्रत्यय। उसी प्रकार से यहाँ पे दो उपसर्ग हैं, एक उपसर्ग है वी और दूसरा है आंग। वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, धन कृत, क्री जो धातु है, यहाँ पे हमने धातु कौन सी लगाई है, हमने धातु लगाई है क्री और हमने लुट प्रत्यय यहाँ पे लगाया है। अब देखिए, वी व्याकरण के अंदर वी धन आंग धन क्री धन लुट, इस प्रकार से इसका क्या है, संधि विच्छेद कर रखा है, इसके टुकड़े कर रखे हैं। तो अब देखिए, जो ये आंग है, इस आंग के अंदर जो ग है, इस ग की ये ग है, ग का क्या है, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हो गई किसकी, ग की। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा आ हमारे पास शेष रह गया। उसी प्रकार से इधर हमने ल की और ट की, ल और ट, इन दोनों वर्णों की क्या, इत संज्ञा कर दी गई, इनकी भी इत संज्ञा करी गई, इत संज्ञा करके इनका लोप कर दिया गया। तो हमारे पास क्या शेष रह गया, हमारे पास शेष रह गया यू हमारे पास शेष रह गया। तो यू का क्या किया गया, अन आदेश कर दिया गया। यू का क्या किया गया, अन आदेश, यानी कि यू के स्थान पर अन रख दिया गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा अन। तो अब देखिए, इधर हमारे पास क्या था, वी था। तो वी का हमने क्या किया, इको यणची से, जो ये ई है, ई एक सूत्र लगाया, इको यणची
इको यणची, इको यणची। इको यणची सूत्र कहता है कि इक स्थाने यण आदेश, जो ये ई है, इस ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया। तो अब हमारे पास क्या शेष रहा, इस व का जब ई निकाल दिया गया तो क्या बचा, हमारे पास आधा व बचा। हमारे पास क्या बचा, आधा व बचा। प्लस हमने क्या किया, इस ई का हमने क्या किया, ई का यह कर दिया। फिर हमारे पास क्या बचा, प्लस हमारे पास आ बचा, क्योंकि हमने गे की इत संज्ञा कर दी थी। फिर हमारे पास क्या बचा, कै बचा, और कै का क्या कर दिया गया, कै का कर दिया गया। जो ये हमारे पास क्री था, क्री का कर दिया गया, कर आ गया। फिर इस यू का हमने अन आदेश कर दिया था, तो हमारे पास क्या बचा था, अन बचा था। इस प्रकार से हमारे पास बचे थे। अब देखिए जब इनका मेल किया गया, वह को ये में मिला दिया गया। फिर हमने इस आ को यहाँ पे आ में मिला दिया, या में हमारे पास क्या बचा, कै बचा। कै हमारे पास पूरा था, रे आधा था। इस ए को रे में मिला दिया तो क्या बना, पूरा रे बना। फिर आगे चल के क्या बचा, अन बचा। क्या बचा, सिर्फ न बचा हमारे पास, क्योंकि हमने ए को रे में मिला दिया था। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास शब्द क्या बना, व्याकरण। हमारे पास क्या बचा, व्याकरण बचा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस ये जो न है, इस न का क्या कर देखिए किसी भी भाषा की व्याकरण को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है उस भाषा के वर्णों को। तो जब तक हमें उनकी जानकारी नहीं होगी, वर्णों को जब तक हम ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम व्याकरण को भी ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे और ना ही हम भाषा को ठीक प्रकार से पढ़ पाएंगे। तो भाषा को ठीक प्रकार से जानने के लिए, संस्कृत भाषा को अच्छे तरीके से सीखने के लिए हम आज क्या करेंगे, हम व्याकरण में वर्ण विचारों से शुरुआत करेंगे। तो वर्ण विचारों के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या है, पहले हम ये देखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है जिसके हम क्या, टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके हम भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। जब वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो हम उसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं, हम उसके टुकड़े ही नहीं कर सकते। तो जिनकी हम टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या है, वो वर्ण है। तो वर्ण, अब वर्णों को हमने देखा, वर्णों को हमने समझा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे वर्णमाला है। तो वर्णमाला क्या है, वर्णमाला देखिए, वर्ण धनमाला। अब माला शब्द को देख के तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा
होगा माला। माला वही होती है जो हम गले में पहनते हैं। तो देखिए माला किस प्रकार से बनती है, उसको सुंदर दिखाने के लिए कि उसको किस तरीके से सुंदर बनाया जाए, उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके के जो मोती है अच्छे तरीके से उनको जचाया जाता है, जिसके कारण माला अपने आप ही सुंदर लगने लगती है। देखिए हमारे पास जैसे कुछ मोती हैं, हमारे पास कोई छोटा कोई बड़ा कैसे भी हमारे पास मोती है, हम क्या करते हैं एक धागा लेते हैं बच्चों, अगर उस धागे के अंदर हम इन मोतियों को ऐसे ही डाला कर देते हैं कि ये हम यही नहीं देख रहे क्या छोटा है क्या बड़ा है, और हमने डाल दी, तो क्या वो माला सुंदर लगेगी? नहीं, वो सुंदर लगेगी ही नहीं। माला को सुंदर दिखाने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि मोतियों को हम किस तरीके से जचाएं। अगर हम मोतियों को ऐसे जचा लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एक बड़ा मोती लगा दिया, फिर हमने छोटा लगाया, फिर और छोटा, तो इस तरीके से हमने माला अगर हमने बनाई तो क्या है, माला देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो उसी प्रकार से ये वर्णों की जो माला बनाई गई, इसके अंदर वर्णों को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से इसके अंदर जचाया गया। पहले छोटे वर्ण लिए गए, फिर बड़े वर्ण लिए गए, तो इस तरीके से इसे जचाया गया, जिसके कारण ये क्या बनी, माला बनी, जिसके कारण इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया वर्णमाला। अब वर्णों को सुव्यवस्थित तरीके से जचाया गया, जिसके अंदर वर्णों को दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन से थे वर्णों के, एक तो था स्वर और एक था व्यंजन। तो आज हम स्वरों को देखेंगे। पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण। वो वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और इन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो ये स्वर है ना, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें स्वर कहा जाता है। कहते हैं कि जो स्वर है ये स्वतंत्र रूप से राज्य करते हैं। तो स्वर, अब स्वर कौन कौन से स्वर हैं? तो स्वर क्या है, जैसे ए, आ, ई, उ, री, ली, इस तरीके से ये क्या है, ये स्वर है। अब देखिए स्वर कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, री, ली, री, ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से क्या थे, ये स्वर थे। अ, आ, ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये कितने थे, ये स्वर थे। तो स्वरों के अंदर देखिए, हिंदी के अंदर कितने स्वर होते हैं? हिंदी के अंदर स्वर होते हैं, हिंदी के अंदर कितने स्वर रखे गए? हिंदी में रखे गए हैं 11 स्वर। लेकिन हमारे संस्कृत के अंदर इस री को और री को, री कौन सा री है? इस री के अंदर एक तो पूरा री है और दूसरे री का सिर्फ ये वाला हिस्सा ही लिया गया है। तो ये एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, जिसके कारण क्या ये री बना दिया गया है ऐसे करके। तो यहाँ पे 2 री का प्रयोग हुआ है, 2 री का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, ये 2 री, ये वाला
एक तो ये री और एक ये री, इन दोनों को मिला करके संस्कृत में कितने स्वरों की संख्या की गई है? संस्कृत में स्वरों की संख्या की गई है कितनी? 13। तो संस्कृत में स्वर कितने हैं? 13। अब देखिए स्वरों को 3 भागों में बांट दिया गया। तो 3 भाग कौन कौन से थे? स्वरों को कितने भागों में बांटा? स्वरों को बांटा 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से थे? 3 भाग कौन कौन से थे? पहला था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत्व स्वर। जो 13 स्वर थे उनको इनके अंदर बांट दिया गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन सा है। जो सबसे छोटे स्वर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। वे स्वर ह्रस्व स्वर वे स्वर जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है। कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। देखिए वे स्वर जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व कैसे लिखा गया? देखिए पहले ये है बनाया, इसके अंदर ऐसे रे निकाल दिया गया, जिसके कारण इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया ह्री। तो ह्रस्व स्वर इस तरीके से बने। तो अब इसके अंदर कौन कौन से स्वर आए शामिल किए गए? इसके अंदर शामिल किया गया ए, ई, उ, री और ली को। ये 5 वर्ण थे, ए, ई, उ, री, ली, 5 वर्ण। इन 5 वर्णों को किस में शामिल किया गया? 5 वर्णों को ह्रस्व स्वर में शामिल किया गया। अब देखिए अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? वो स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। तो 2 गुना अधिक समय कैसे लगता है? जैसे जब हम 2 बार बोलेंगे ए, इतने टाइम में हम क्या करेंगे? हम एक दीर्घ स्वर को बोल सकते हैं। तो एक दीर्घ स्वर को हम उतने टाइम में बोल सकते हैं। वो दीर्घ स्वर जैसे हमने ए प्लस ए, इतना टाइम हमने लिया, इतने टाइम में हम कोई भी एक दीर्घ स्वर बोल सकते हैं। जैसे हमने आ बोल दिया या ई बोल दिया या हमने ऊ बोल दिया। जितना समय हम इन दोनों को बोलने में लगाएंगे उतना समय में हम इनमें से कोई एक स्वर बोल सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर थे? वो स्वर जिन्हें 2 स्वरों के मेल से बनाया गया था। इसमें 2 स्वरों का योग था, जिससे कि संयुक्त स्वरों का निर्माण हुआ। अब संयुक्त स्वरों में 2 स्वर कौन कौन से थे? जैसे हमने ए और ई को जब हमने मिलाया, ए ई को हमने मिलाया तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना ए। जब हमने ए और ई को मिलाया तो हमारे पास ए बना, और जब हमने ए और ए को जब हमने मिलाया तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना आई। उसी प्रकार से जब हमने ए के साथ उ को मिलाया तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास क्या बना? ओ बना। जब हमने ए के साथ ओ को मिलाया तो हमारे पास कौन सा नया स्वर बना? हमारे पास औ स्वर बना। नया स्वर क्या बना? औ बना। स्वर, ये जो संयुक्त स्वर है ये पार्ट तो दीर्घ का ही है, लेकिन इसके अंदर 2 स्वरों का मेल था, इसी कारण इनको संयुक्त में रख दिया गया। अब देखिए अगला स्वर था प्लुत्व स्वर। प्लुत्व
स्वर कौन से स्वर होते हैं? वो स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्लुत्व स्वर। कौन से स्वर? जिन्हें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे वो बोलने में, वो स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्लुत्व स्वर। जैसे ए प्लस ए, जितना टाइम हमें इन 3 ए को बोलने में लगता है, जितना समय हमें इन 3 ए को बोलने में लगता है, उतना ही समय हमें एक प्लुत्व स्वर को बोलने में लगता है। कितना? बराबर एक क्या? बराबर एक प्लुत्व स्वर। चाहे तो एक प्लुत्व स्वर बोल लो या 3 टाइम ए बोल लो। जितना टाइम हमें 3 टाइम ए बोलने में लगा उतना ही समय हमें क्या? हमें सिर्फ एक प्लुत्व स्वर बोलने में लगेगा। अब प्लुत्व स्वर की पहचान क्या है? प्लुत्व स्वर के अंदर जब भी हम कोई शब्द देखते हैं या कुछ भी देखते हैं लाइंस, तो उसके अंदर जब प्लुत्व स्वर आता है तो उसके अंदर ये 3 का निशान होता है, जिसे देखकर हम पहचान जाते हैं कि अरे ये तो प्लुत्व स्वर है। तो प्लुत्व स्वर, जैसे एक शब्द हमने लिखा ओम, हमने ओम लिखा, ओम इसी तरीके से लिखा जाता है। तो आप देखिए जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार करते हैं? ओम। ये जो ओ है, ओ को हमने इतना खींचा कि हम 3 टाइम्स ह्रस्व स्वर को बोल सकते हैं। यही इसकी जो है पहचान है प्लुत्व स्वर की। और प्लुत्व स्वर का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। जब सूत्रों का जब निर्माण किया जाता है, मंत्रों का निर्माण करने के लिए वैदिक संस्कृत के अंदर प्लुत्व स्वर का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास यहाँ तक ही। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।